ऑल राइट गाइज, सो कैसे हो परिंदो। अब आपका पांचवा लेक्चर आ चुका है 10 मिनट रिवीजन सीरीज का। 10 मिनट में हम लोग वीडियो कंप्लीट करते हैं और आपके चैप्टर में जो भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू हैं और मैं बता रहा हूँ, जो मैं आपको बता रहा हूँ उससे बाहर एक भी क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेगा। सो आज का हमारा टॉपिक रहेगा रिप्रोडक्टिव हेल्थ, जनन स्वास्थ्य। इसमें से आपको सबसे पहला क्वेश्चन देखने को मिलता है इंडिया में। इंडिया आपके पूरे ग्लोबल का पहला ऐसा कंट्री था जिसने जनन स्वास्थ्य पर कोई आपके योजना लाई थी। वो क्या थी? परिवार नियोजन, जिसको बाद में बदल कर क्या किया गया? परिवार कल्याण। परिवार नियोजन, जिसको बाद में बदल कर परिवार कल्याण किया गया। 1951 में लाई थी, 1951 में लाई थी, 1951 में लाई गई थी। और नेक्स्ट आपके इस चैप्टर में बहुत सारी आपके क्या कहते हैं, फुल फॉर्म्स दी हुई, और फुल फॉर्म में से क्वेश्चंस आता है। और इस चैप्टर में से आपके जो क्वेश्चंस, 2 से 3 क्वेश्चंस तो आप लिख के ले लो। ये चैप्टर छोटा पैकेट बड़ा धमाका, सो बहुत ही छोटा सा, इसको अभी हम फिनिश कर देते हैं। सो RCH क्या होता है? जनन एवं बाल स्वास्थ्य सेवा कार्यक्रम, RCH, रिप्रोडक्टिव चाइल्ड हेल्थ प्रोग्राम भी आता है, लेकिन इसमें पी लिखा हुआ नहीं। RCH, रिप्रोडक्टिव हेल्थ प्रोग्राम। अब आपका नेक्स्ट जो टॉपिक पूछा जाता है वो ये रहा, एमनियोसेंटेसिस। एमनियोसेंटेसिस क्या होता है? उससे पहले मादा भ्रूणहत्या, इस पर आते हैं। उससे पहले जान लेते हैं कि ये किस प्रकार का होता है। एमनियोसेंटेसिस में एमनियोटिक द्रव्य में घुले पदार्थों में विकासशील भ्रूण की कोशिकाओं का विश्लेषण किया जाता है। और विश्लेषण में हम लोग क्या पाते हैं? जो भी डिजीज होती है उसका पता लग जाता है। सो ये हमारे लिए उपयोगी है, लेकिन कुछ मूर्ख लोग इसका दुरुपयोग भी कर लेते हैं। जैसे कि वो लिंग को पहचान लेते हैं, मादा है या नर है, और उसके बेस पर कानूनी गैर कानूनी भ्रूण हत्या को अंजाम देते हैं। सो ये आपका यहाँ इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है। इसको आप स्क्रीनशॉट खींच सकते हो और बार बार रिवीजन कर सकते हैं। एमनियोसेंटेसिस में एमनियोटिक द्रव्य में घुले विकासशील भ्रूण की कोशिकाओं का विश्लेषण किया जाता है, और इसमें इस प्रकार की डिजीज का डायग्नोसिस किया जाता है। नेक्स्ट आपके इस चैप्टर का सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट आ जाता है, वो ये है कि सहेली नामक गर्भ निरोधक गोली की खोज भारत के लखनऊ के केंद्रीय औषध अनुसंधान संस्थान, सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट, CDRI, सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट, सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट, इसने क्या किया था? केंद्रीय औषध अनुसंधान है ये भारत के लखनऊ में। इसने सहेली नामक गर्भ निरोधक गोली की खोज की थी, जो महिलाओं को दी जाती है, जिससे गर्भ नहीं ठहरता, प्रेगनेंसी नहीं होती। इजी सी बात। अब नेक्स्ट आपके इस चैप्टर में से जो थोड़ा सा डाटा है वो मैं आपको बता दूं। आपके 1900 में पूरे विश्व की जनसंख्या कितनी थी? 2 अरब, मतलब 200 करोड़ थी। और 2000 में जस्ट उसके 100 साल बाद इसकी 3 गुना हो गई। कितनी हो गई? 6 अरब। और इंडिया की बात करूं, इंडिया में 1947 में आपकी जनसंख्या थी 35 करोड़, और आपके 2011 में हो गई 1.2 अरब, मतलब 125 करोड़ का। और आज दुनिया का हर एक छठा आदमी भारतीय है। ये आपके क्वेश्चंस थोड़ा सा ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो है नहीं, लेकिन आप लोग ध्यान रखिएगा। इस ये तो कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, जो इंपॉर्टेंट होगा मैं आपको बताता चलूँगा। ये देख ही लेते हैं, आपको थोड़ा सा दिमाग में रह जाएगा। MCQ का ऐसा ही है, जब आप देखते हो ना, एक बार आंखों से निकाल लिया तो फिर आपको एग्जाम में वो आसानी से याद रहेगा, या फिर आपको हल्का हल्का आइडिया हो ही जाएगा। तो 2001 की जनगणना के अनुसार ये वृद्धि प्रतिशत दर कितनी थी? तो 2% आपको लिख कर आना। नेक्स्ट आपके जो इम्पोर्टेंट टॉपिक, अब पॉपुलेशन बहुत ही ज़्यादा बढ़ रही है ना, तो उसको कंट्रोल में कैसे करना है? सो उसको कंट्रोल में करने के लिए आपको प्रेगनेंसी को कंट्रोल करना पड़ेगा। सो प्रेगनेंसी को कंट्रोल करने के लिए कुछ मेथड्स हैं आपके। सबसे पहले नेचुरल मेथड है, प्राकृतिक विधियाँ कौन कौन सी हैं? सबसे पहले आवधिक संयम है, फिर बाह्य स्खलन है, और फिर स्तनपान अनावृत है। इसमें हम लोग क्या करते हैं? आवधिक संयम में 10वें से 17वें दिन तक सहवास नहीं करते हैं, और बाह्य स्खलन में पुरुष जैसे लिंग डालता है महिला की योनि में, सो चरम सीमा पर आने पर बाहर निकाल देता है। और अंतरिक्ष में तो इसे हम इंटरप्शन कोइटस इंटरप्शन कहते हैं। थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन में मिस्टेक है, उसके लिए माफी चाहूंगा। सो कोइटस इंटरप्शन, ये आपके क्वेश्चंस देखने को मिल सकता है। कोइटस इंटरप्शन, कोइटस इंटरप्शन, कोइटस इंटरप्शन, ये आपकी एक विधि है जिसमें पुरुष आती है, भाई आपको बता ही चुका हूँ। स्तनपान अनार्थ, लैक्टेशन एमनेरिया, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट। किस प्रकार की विधि है आपकी? प्राकृतिक विधि। इसमें क्या करते हैं? जब फीमेल अपने बच्चे को दूध पिला रही होती, वो भी कब? 4 से 6 माह की अवधि तक, तो उसमें आपके प्रेगनेंसी के चांसेस कम रहते हैं। ऐसा नहीं कि होते ही नहीं, लेकिन कम रहते हैं, ये बात है। बात करूं रोध बैरियर की, सो बैरियर वाली विधियां आपको कौन कौन सी याद आती हैं? सबसे पहले कंडोम बैरियर, जो कि पतले रबड़ लेटेक्स से बना होता है।
पुरुषों के लिए कंडोम का सबसे मशहूर ब्रांड का नाम है निरोध। यहाँ से क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है। और यहाँ से आपको जो कंडोम होता है वो आपको यौन संचारित रोगों से भी बचाता है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ। और बात करूँ एक सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट जो स्त्रियों के लिए पूछा जाता है जनरली एग्जामों में, वो ये होता है कि जो स्त्रियों के लिए यूज़ किए जाने वाले निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है या फिर कौन सा है। सो कुछ बच्चे यहाँ पर चूक कर जाते हैं। उन्होंने ये सारा देखा है, डायफ्राम है, गर्भाशय क्रिया, टोपी है, कंडोम है, फीमेल के लिए भी कंडोम्स आते हैं, लेकिन वो वोल्ट को चूक कर जाते हैं। वोल्ट उनको याद नहीं रहता। सो वोल्ट भी आपको याद रखना है, वोल्ट भी फीमेल में होता है। फीमेल में होता नहीं, लगाते हैं ताकि आपके प्रेगनेंसी के चांसेस कम हो सके। और फिर हम लोग क्रीम और जेली भी अप्लाई करते हैं जिससे शुक्राणु की गति कम हो सके। भारत में दूसरी प्रभावी, अब नेक्स्ट आता है, भारत में दूसरी प्रभावी और लोकप्रिय पॉपुलर जो मेथड है वो है अंतर्गर्भाशय युक्ति। और यहाँ से आपको फुल फॉर्म देखने को मिलती है IUD, इंट्रा यूटेराइन डिवाइसेस, जो आपके डॉक्टर या नर्स लगाते हैं। और किस प्रकार से लगाते हैं, कौन कौन सी होती हैं वो, एक तो होती है औषधि रहित IUD, और एक होती है तांबा मोचक IUD, और एक होती है हार्मोन मोचक IUD। ये आपको याद रखना है। यहाँ से आपको BSc नर्सिंग 2022 में क्वेश्चन पूछा गया था कि कौन सी तांबा मोचक IUD, तो 375 कॉपर्टी लिखना था। यहाँ पे प्रोजेस्टेरोन ऑप्शन दिया आ सकता है, LNG 20 भी ऑप्शन दिया हो सकता है, तो आपको ये सिलेक्ट करना था। अब बात करूँ औषधि रहित IUD, तो इसका एग्जाम्पल होता है लिप्पेस लूप। और तांबा मोचक IUD में कॉपर टी, कॉपर 7, मल्टी लोड 375 कॉपर टी। एंड हार्मोन मोचक में प्रोजेस्टेरोन, या तो हार्मोन का नाम ही सीधा दिया होगा तो आपको वो तो पता चली जाएगा। और कॉपर क्या करता है, कॉपर आपके शुक्राणुओं की गति को कम करता है, कम कर देता है, भक्षाणु क्रिया फेगोसाइटोसिस को बढ़ा देता है, शुक्राणु को मारने का काम करता है। जो औरतें गर्भाशय में देरी या बच्चों के जन्म में अंतराल चाहती हैं ना, उनके लिए IUD बहुत ही आदर्श गर्भ निरोधक, लेकिन परमानेंट नहीं। ये बात मैं अभी भी बोल रहा हूँ, तीनों में भी। हाँ, ऐसा है कि जो प्राकृतिक विधियाँ थी उससे ज़्यादा बेटर है, और जो थी अभी उससे ज़्यादा बेटर है। और नेक्स्ट, महिलाओं के द्वारा, हाँ ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अभी ये आपकी केमिकल मेथड है, रासायनिक विधियाँ। इसमें आपको क्या देखने को मिलता है, महिलाएं जो होती हैं वो गोलियाँ लेती हैं, और ये जो गोलियाँ होती हैं प्रोजेस्टेरोन, सबसे पहले बता दूं मैं, महिलाओं में खाए जाने वाले एक गर्भनिरोधक प्रोजेस्टेरोन होता है, एस्ट्रोजन का संयोजन होता है, थोड़ी मात्रा मुंह में ली जाती है, मुंह से टीके के रूप में ली जाती है, गोलियों पेस्ट के नाम से लोकप्रिय है। ये गोलियाँ 21 दिन तक प्रतिदिन ली जाती है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट। यहाँ से 21 दिन तक प्रतिदिन आपके ली जाती है, और महावारी के प्रथम 5 दिनों, मुख्यतः पहले दिन से ही शुरू की जाती है, और 21 दिन तक लगातार ली जाती हैं। और ये अंडोत्सर्जन और रोपण को संनियमित करने के साथ साथ गर्भाशय ग्रीवा के श्लेष्मा, हाँ जब श्लेष्मा की गुण बढ़ेगी ना आपकी, तो ऑब्वियस ही बात है कि वहाँ शुक्राणु जाकर अटक जाएगा और आगे नहीं जा पाएगा। और सहेली नामक नई गर्भ निरोधक गोली जिसका मैं आगे जिक्र कर चुका हूँ, सो यहाँ। और सहेली जो होती है वो गैर स्टीरोइडली सामग्री है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो गैर स्टीरोइड सामग्री है, निम्नलिखित में से कौन सी गैर स्टीरोइड सामग्री है, उसमें आपको सहेली ऑप्शन आएगा, और आप लोगों ऐसे टिक करके आ जाना, टिक नहीं गोला भर के आना। हफ्ते में एक बार ली जाती है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट। सहेली गोली आपके हफ्ते में कितनी बार ली जाती है, एक बार ली जाती है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट, एक बार। अगेन एंड अगेन आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट आते रहे। स्त्रियों द्वारा प्रोजेस्टेरोन अकेले या फिर एस्ट्रोजन के साथ इसका संयोजन भी टीके या त्वचा, हाँ एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन आपके किसी भी, मान लो ये बॉडी है, इसमें त्वचा में कहीं भी हाथ में डाल दिया, पैर में डाल दिया, फिर वो प्रोजेस्टेरोन आपके बॉडी में जाता रहेगा ब्लड के थ्रू, और फिर वो आपके प्रेगनेंसी को प्रिवेंट करेगा। अब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, इमरजेंसी सिचुएशन में किसी ने बलात्कार कर दिया, किसी ने भोलेपन में सेक्स कर दिया, सो गलती से हो गया, तो उसके लिए क्या उपाय किए गए हैं। सो मैथुन के 72 घंटे के भीतर प्रोजेस्टेरोन या प्रोजेस्टेरोन एस्ट्रोजन संयोजन का प्रयोग IUD के उपयोग को आपातकालिक गर्भ निरोधक के रूप में आपके किया जाता है। आपातकालिक गर्भ निरोधक रूप में किसका उपयोग किया जाता है, प्रोजेस्टेरोन या प्रोजेस्टेरोन एस्ट्रोजन संयोजकों का आपके IUD के उपयोग को आपातकालिक गर्भ निरोधक के रूप में यूज किया जाता है। सो नेक्स्ट आपके इस चैप्टर का बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आ जाता है वासेक्टोमी, टूबेक्टोमी। वासेक्टोमी जो पुरुषों का होता है, वास डिफरेंस आपके शुक्र वाहक, सो उसको काट दिया जाता है और फिर गांठ बांध दी जाती है। आपको नीचे थोड़ा सा लेकर चलता हूँ, ये पुरुषों का शुक्रवार, इसको काट के बीच में से फिर शुक्राणु आगे जा ही नहीं पाएगा, और आगे नहीं जा पाएंगे तो वो ऑब्वियसली बात है प्रेगनेंसी होगी नहीं। और ये फीमेल्स में भी ऐसा कैसा, लेकिन फीमेल्स में टूबेक्टोमी कहते हैं, क्योंकि हम फेलोपियन ट्यूब के काट देते हैं और इसमें हम शुक्रवार को काट देते हैं। सो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, वासेक्टोमी मेल में और ट्यूबेक्टोमी फीमेल में होती है। नेक्स्ट इस चैप्टर का आपके अब इम्पोर्टेंट पॉइंट आ जाता है,
वो ये हैं कि सहगर्भता का चिकित्सीय समापन। सो इसमें आपको कौन सा पॉइंट इम्पोर्टेंट है मैं आपको बता दूं। मेडिकल मेडिकल इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। इसमें क्या होता है थोड़ा सा देख लेते हैं क्या होता है। इसमें हम लोग भ्रूण को निकाल देते हैं, भ्रूण को बीच में ही निकाल देते हैं 9 माह से भी पहले। सो आपकी सगर्भता की यहाँ से एक किस्म से आपको जो देखने को मिलता है वो यहीं से देखने को मिलता है। वो क्या है, सगर्भता की पहली तिमाही में अर्थात सगर्भता के 12 सप्ताह तक की अवधि में कराया जाने वाला चिकित्सीय सगर्भता समापन अपेक्षाकृत काफी सुरक्षित माना जाता है। सो 12 सप्ताह तक यानी कि तिमाही तक आपकी जो गर्भ की सहगर्भता की जाती है, चिकित्सीय सहगर्भता समापन, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, ये क्वेश्चन देखने को मिल सकता है आपको। सो 3 माह से और फिर बाद में किया जाता है तो बहुत ही घातक हो जाता है। उसके लिए 2-3 डॉक्टरों की परमिशन लगती है। बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड होता है प्रोसेस, जिसमें बच्चे या माँ की जान भी जा सकती है। अब आपके एसटीडी आ जाती है, यौन संचारित संक्रमण। इसमें क्या होता है, इसको हम क्या क्या कहते हैं, रतीज रोग। रतीज रोग भी आपको यही है, यौन संचारित रोग। कई बार पूछते हैं बच्चे की रतीज रोग क्या, अरे यही है भाई, वो यौन संचारित रोग, एसटीआई। इसे हम एसटीआई भी कहते हैं, आरटीआई भी कहते हैं, रिप्रोडक्टिव ट्रांसफर इन्फेक्शन इन्फ्लामेशन, ऐसा कुछ है आपके, अभी मेरे को याद नहीं है। बाकी नेक्स्ट इसमें से जो क्वेश्चंस देखने को मिलता है आपके इस चैप्टर में, सूजा गोनेरिया, सिफिलिस अर्पिस और जेनाइटल अर्पिस एंड क्लेमेडियता, ट्राइकोमोनास्ता, लैंगिक मत्स्य और हेपेटाइटिस बी, यकृत बी और हाल ही में सर्वाधिक चर्चे में एचआईवी भी है, जो कि यौन संचारित रोग है। अब इसमें से आपको क्वेश्चंस किस प्रकार से देखने को मिलेगा वो मैं आपको बताता हूँ। यकृत बी, हेपेटाइटिस बी, जननिक परिसर एंड एचआईवी आपको ऐसे देखने को मिल सकता है। निम्नलिखित में से कौन सा उपचारित है। सो यकृत इसको उपचारित नहीं किया जा सकता, जननिक परिसर इसको उपचारित नहीं किया जा सकता, एड्स इसको उपचारित नहीं किया जा सकता। इसमें से आपको एक दिया जाए, मान लो ट्राइकोमोनास्ता एग्जाम्पल में दे दिया, वो आपको सेलेक्ट करना हो। आप लोगों को उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। अब आपका अगला टॉपिक रहेगा बद्धिनता। बद्धिनता में से बहुत सारे क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं। इसमें ज़्यादातर फुल फॉर्म पूछी जाती है। सो फुल फॉर्म मैं आपको अभी नीचे सारी फुल फॉर्म एक बार में बता दूंगा। सो सबसे पहले तो जो बद्धिनता होती है वो महिला के कारण भी हो सकती है और पुरुष के कारण हो सकती है, लेकिन पुराने ज़माने में महिलाओं को ज़्यादा ब्लेम किया जाता कि इसकी वजह से बच्चा नहीं हो रहा। सबसे पहले फुल फॉर्म आपके आ जाती है, ये तकनीक है सहायक जननिक प्रौद्योगिकी, ART, एडिशनल रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी। सो क्या होती है इसमें, इसमें कंडीशन के हिसाब से हम लोग प्रोवाइड करवाते हैं। सो किसी को सीमेन की प्रॉब्लम है, सीमेन कम आ रहा है, किसी को फर्टिलाइजेशन में प्रॉब्लम है, किसी को भ्रूण नहीं बन पा रहा है, लेकिन गैमेट निकल रहा है, जाइगोट तक बन रहा है, आगे नहीं प्रोसेस हो पा रहा है। सो सबका अलग अलग होता है। सो उसके बारे में पढ़ लेंगे। सबसे पहले IVF, और इसमें क्या होता है, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन अर्थात शरीर से बाहर लगभग शरीर के भीतर जैसी परिस्थितियां पैदा करना। आपको याद रखना, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन इसमें क्या करते हैं, शरीर के बाहर टेस्ट ट्यूब लिया आपने और इसमें फीमेल का गैमेट डाला, मेल का गैमेट डाला, इसमें जाइगोट बनाया, जाइगोट को 8 ब्लास्टोमियर तक अंदर रखना है और फिर फीमेल के यूटेरस में ट्रांसफ़र कर देना है और फिर वहाँ आपको बच्चा देखने को मिलेगा। अब आपको नेक्स्ट जो देखने को मिलता है, इंट्रा यूटेराइन ट्रांसफ़र, IUT हम इसे कहते हैं, IUT इसका क्या है, इंट्रा यूटेराइन ट्रांसफ़र। और जिन स्त्रियों में गर्भधारण की समस्या रहती है उनकी सहायता के लिए जीवी निषेचन, इन विवो फर्टिलाइजेशन, स्त्री के भीतरी युग्मकों का संलयन से बनने वाला भ्रूण को भी स्थानांतरण के लिए प्रयोग में लाया जा सकता है। तो स्त्री में बन गया भ्रूण, फिर इसको स्थानांतरण किया जाता है दूसरी जगह, भ्रूण को नहीं। जाइगोट अभी आपके आ जाएगी ZIFT और एक होती है GIFT। एक होती है ZIFT, फुल फॉर्म आप लोग एक बार याद करो, GIFT। ZIFT क्या होता है, गैमिट इंट्रा फेलोपियन ट्रांसफर, और ZIFT हो जाएगी जाइगोट इंट्रा फेलोपियन ट्रांसफर। सो ये हो जाएगी आपके। नेक्स्ट इसमें हम लोग बात करते हैं, ऐसे मामलों में स्त्रियां अंडाणु उत्पन्न नहीं कर सकती। ऐसे मामलों में स्त्री अंडाणु उत्पन्न लेकिन जो निषेचन और भ्रूण के परिवर्तन के लिए उपयुक्त वातावरण प्रदान कर सकती है। सो ऐसी स्त्रियां क्या करती है, आपके अंडाणु उत्पन्न नहीं कर सकती लेकिन भ्रूण के लिए उसके वातावरण होता है अनुकूलित उसके यूट्रस में। सो उसके लिए क्या करते, उनके लिए एक अन्य तरीका अपनाया जाता है। जो एक फीमेल ये है, एक फीमेल ये है, इससे बोला अंडाणु दे और इसका ये काम नहीं कर रहा है, क्या, अंडा से। सो फिर अंडाणु लेकर इसमें इम्प्लांट किया जाता है और फिर किस प्रकार से किया जाता है, GIFT टेक्निक द्वारा, गिफ्ट एंड ZIFT।
आप लोगों को समझ में आ चुका होगा। और फिर कोशिकीय शुक्राणु निक्षेपण ICSI, ये आपको जो प्रयोगशाला में भ्रूण बनाने के लिए आपको ICSI का उपयोग लेते हैं। ICSI इसमें क्या करते हैं, इसमें जो अंडाणु होता है उसमें हम लोग शुक्राणु डालते हैं और फिर गैमेट बनाते हैं। आपके शुक्राणु को सीधे अंडाणु में अंतक्षेपित किया जाता है। सो डायरेक्ट MCQ पूछा जा सकता है, ऐसी कौन सी टेक्निक है जिसमें शुक्राणु को सीधे अंडाणु में अंतक्षेपित किया जाता है? तो ICSI कोशिकीय शुक्राणु निक्षेपण। बंध्यता के ऐसे मामले में जिसमें पुरुष साथी स्त्री को विरिचेषित करने से, तो उसके लिए कृत्रिम विरिचेषण किया जाता है। विरि को प्रिजर्व किया जाता है थोड़े दिनों के लिए, और फिर जब सफिशिएंट हो जाएगा तो उसमें फीमेल में किसी ट्यूब की सहायता से ट्रांसफ़र कर दिया जाता है और फिर उसमें बच्चा देखने को मिलेगा। तो ये सारी आपके हो गई है। अब मैं फुल फॉर्म पर लेकर चलता हूँ जल्दी से, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ART असिस्टेंट रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी, ZIFT जाइगोट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर, IUT इंट्रा यूटेराइन ट्रांसफर, GAFT गैमेट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर, ICSI इंट्रा साइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन, AI आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, IUI इंट्रा यूटेराइन इंसेमिनेशन, IUD इंट्रा यूटेराइन डिवीजन, IVF इन विट्रो फर्टिलाइजेशन और IVF इन वीवो आपको नहीं करके आना। सो गाइस, आपका चैप्टर फिनिश। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज डू द सब्सक्राइब बटन एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर द नोटिफिकेशन। थैंक यू।